पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करती है। अब यहाँ पर फंक्शन दिवाली होली की बात नहीं हो रही बच्चों, यहाँ पर फंक्शंस की बात है कि व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू। जब हमारी कंट्री के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम सूटेबल है क्योंकि इंडिया की डाइवर्सिटी को वैसा ही एक पार्टी सिस्टम अकोमोडेट कर सकता है। बट चाइना की अगर हम बात करें, वहां पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, इतने ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो वहां पे सपोज ऐसा मान लेते हैं कि वहां पे एक ही पार्टी सिस्टम जो वन पार्टी सिस्टम है वो सब अकोमोडेट कर लेता है। इन चुनौतियों से डील कैसे करा, क्या क्या कर लिया है, पहले बता दूं स्टेप्स दैट हैव ऑलरेडी बीन टेकन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज मैं लेकर आ गई हूँ बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड चैप्टर जो कि हमारे क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है जो काफी ज्यादा रिलेटेबल है। मुझे पता है कि आप लोग अभी वैसे छोटे हो, नन्हे मुन्ने से बच्चे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों की कोई ना कोई फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी तो होगी क्योंकि कोई ना कोई पॉलिटिकल ओपिनियन तो हर इंसान का होता है। आजकल मैंने देखा है कुछ लोग पॉलिटिक्स से दूर भागते हैं, बट यार दूर मत भागो पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स इज समथिंग जो कि हमारी लाइफ के साथ कंसर्न करता है, विच इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू आवर लाइफ। डोंट बी दैट पर्सन जो हमको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, हम नहीं रखते ये सब इंटरेस्ट, ये ना बड़ी फालतू की बातें हैं। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखिए क्योंकि बच्चों इवन दो पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, बट यार अगर हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तो फिर हमारे देश का क्या होगा, हमारी दुनिया का क्या होगा। सो वी नीड टू बी इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ दैट एंड वो सब बातें चलो बाद में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नामक चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है, पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हमारे देश में है, कौन सी नेशनल पार्टीज है, कौन सी स्टेट पार्टीज हैं, कौन कौन से चैलेंजेस ये पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रही हैं और इन पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म क्यों करना है और कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं, फटाफट से चैप्टर को चालू कर लेते हैं और यहाँ पर जल्दी से आ जाएंगे कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है, क्यों चाहिए हमको। देखो बताती हूँ। Political parties are easily one of the most visible institutions in a democracy, but at the same time, this visibility does not mean popularity. यार हमारे ना देश के अंदर हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी है, फेडरलिज्म है, बहुत सारी अलग अलग बातें हम लोग करते हैं, अलग अलग वैल्यूज जो हैं पॉलिटिक्स की वो हम लोग बताते रहते हैं, सेक्युलरिज्म है ना, ये सारी चीजें। बट यार जो चीज विजिबल है, जो चीज हमारी आंखों के सामने है, वो है पॉलिटिकल पार्टीज। बाकी तो सब बातें हैं, जो चीज आंखों के सामने है वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, जो कि असली में उन सब चीजों को एक्सरसाइज कर रही हैं, पॉलिटिक्स को एक्सरसाइज कर रही हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा फेमस हैं। सारे के सारे लोग जो अनपढ़ भी होंगे ना, जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, जो बहुत गांव में भी रहते हैं, उन लोगों को भी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता होगा। ऑल्दो उन्हें डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म ये सब चीजें नहीं पता होंगी, बट दे विल नो कि पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो सारी उनको बात पता होगी। अब ये जो पॉपुलैरिटी है पॉलिटिकल पार्टीज की, इसका ये मतलब नहीं है कि वो काफी ज्यादा फेमस है इस चीज के लिए, वो फेमस भी नहीं है, ठीक है, वो इनफेमस है। मतलब लोग क्या करते हैं, बेसिकली लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता होता है, बट दे क्रिटिसाइज इट, मोस्ट ऑफ द टाइम दे क्रिटिसाइज इट। आप लोगों ने अपनी कभी फैमिली गैदरिंग में बैठकर देखा होगा कि आपके पापा, चाचा, ये सब लोग बैठे होते हैं साथ में, है ना, तो लोग पॉलिटिक्स का जब डिस्कशन चालू करते हैं तो हर कोई कैसे डिस्कस करता है, कोई कहता है यार इस पार्टी की वजह से ना ये खराब हो गया, देश जो है ना बर्बाद हो गया है, ये हो गया, ये दिक्कत आ गई, गरीबी जो है ना इनकी वजह से है, ये चीज इनकी वजह से है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज हालांकि सबसे ज्यादा विजिबल चीज है एक डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन फिर भी इट इज पॉपुलर बट नॉट इन अ गुड वे। अच्छे सेंस में पॉपुलैरिटी नहीं है। लोग बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज को मैक्सिमम टाइम्स क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं कि इनकी वजह से ये हो गया, इनकी वजह से वो हो गया, ठीक है, वो सारी बात। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। उसी के साथ बच्चों लोग जो है ना पार्टीज की बदौलत एक तरीके से ये भी देखा जाता है कि जो समाज है उसमें सामाजिक और राजनीतिक विभाजन क्रिएट हो गए हैं, राइट। कि सपोज आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हो, बाकी लोग दूसरी पार्टी को करते हैं, बाकी लोग तीसरी पार्टी को करते हैं, तो उससे सोसाइटी भी डिवाइड हो गई है, ठीक है, डिविजन्स को क्रिएट करा है पॉलिटिकल पार्टीज ने, ठीक है भाई, बहुत क्रिटिसाइज कर लिया, बट फिर भी देखो मीनिंग क्या है जरा इसको समझते हैं। बेसिकली मीनिंग क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. सिंपल सी बात है,
एक लोगों का ग्रुप है, एक लोगों का समूह है। क्यों आया है वो समूह? बास्केटबॉल खेलने, फुटबॉल खेलने? नहीं बच्चों, ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि साथ में आए हैं चुनाव में हिस्सा लेने के लिए, इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए, और ऐसे ही हिस्सा नहीं लेने आए हैं, उनको जीतना भी है उस इलेक्शन को, ठीक है, क्योंकि उन्हें सरकार बनानी है। सिंपल सी बात है, ग्रुप ऑफ पीपल, याद रखिएगा, यहां पर हम जरा इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अरे हाँ चल जाओ, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों का समूह जो कि साथ में क्यों आया है? इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए। और क्यों कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शंस? टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हें सरकार बनानी है, बाकी जितने अपने कंपेटिटर्स हैं उनसे जीतना है, रेस में आगे भागना है। चलिए आगे देखिए, दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड, दे ट्राई टू परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन दी अदर्स। बच्चों फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, ये कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाते हैं जिसके थ्रू ये लोग समाज में कुछ अच्छा करेंगे, लोगों का वेलफेयर करेंगे, और फिर उन्हीं पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के थ्रू ये लोग अपने सपोर्ट जीतने की कोशिश करते हैं, लोगों को बताते हैं कि यार देखो हम लोग ना ऐसा करेंगे, हम लोग वैसा करेंगे, मतलब वही वादे वगैरह करते हैं लोगों से, ठीक है, कि हम देखना देश के अंदर अगर आप हमें जिताओगे तो हम ये कर देंगे, वो करके दिखाएंगे, वो कर देंगे, ठीक है। तो ये सब वादे करते हैं और इन वादों के बेसिस पे लोगों का समर्थन जीतना चाहते हैं ताकि लोग इनको सपोर्ट करें और ये कल को इलेक्शन में जीत जाए। सिंपल सी बात है, ठीक है। दे सीक टू इंप्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग द पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। तो ये पॉलिसीज वगैरह इन्होंने ऐसी नहीं बनाई हैं, वो कहते हैं कि भाई देखो ये जो वादे हैं ना तभी पूरे हो पाएंगे जब तुम लोग हमको वोट दोगे और हमको इलेक्शन में जिताओगे। ऑलराइट, चलिए, तो यहां पे मीनिंग आई होप सभी को क्लियर हो गया है। उसके बाद देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखो क्या लिखा है, पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी, दे आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दे इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। यहां बोला जा रहा है कि पार्टीज जो है फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। बच्चों हमारे समाज में ना, जैसे कोई एक अगर बीजेपी का सपोर्टर है, कोई कांग्रेस का सपोर्टर है, तो उनके बीच में क्या है, एक डिवीजन है ना, कि हम तो इनको सपोर्ट करते हैं, वो कह रहे हैं हम तो इनको करते हैं सपोर्ट। तो एक तरीके से डिवीजन क्रिएट करती है सोसाइटी में, समाज में डिविजन्स तो क्रिएट करती है, लेकिन उसी के साथ साथ पार्टीज इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। अब व्हाट इज पार्टीशनशिप, जरा इस चीज को समझते हैं। बच्चों एक पार्टीशन जो है ना, वो एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि स्ट्रांगली कमिटेड है टू अ ग्रुप, पार्टी और अ फैक्शन, और वो इतना ज्यादा स्ट्रांगली कमिटेड है, इतना ज्यादा बड़ा अंधभक्त है कि वो एक बैलेंस्ड व्यू नहीं ले पाता है किसी भी चीज पर। सिंपल सी चीज है कि आप इतने ज्यादा कमिटेड हो, सपोज मैं बोल रही हूँ कि मैं ना बीजेपी पार्टी जो है वो मेरी फेवरेट है, मैं और किसी का कुछ देखता ही नहीं दूसरी पार्टी कौन सी है, मैं सिर्फ जाता हूँ इलेक्शन में और जाकर बीजेपी को वोट देकर आ जाता हूँ, ठीक है। मैं ये देखता ही नहीं हूँ कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है या आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, मुझे देखना ही नहीं उनका अच्छा काम, मैं सिर्फ एक ही पार्टी को सपोर्ट करता हूं, मैं बस जाऊंगा वोट देकर आ जाऊंगा। कोई भी, अब कोई भी पार्टी हो सकती है जिसको तुम सपोर्ट करते हो, बट आप एक बैलेंस व्यू नहीं ले रहे, आप ये नहीं देख रहे कि ये वाली जो पार्टी है ये अच्छा कर रही है, क्या बुरा कर रही है, ये क्या अच्छा कर रही है, क्या बुरा कर रही है, उस बेसिस पे आप जज नहीं कर रहे हो, आप बैलेंस व्यू के बेसिस पे जज नहीं कर रहे हो। आप इतने बड़े अंधभक्त हो, इतने ज्यादा कमिटेड हो एक पार्टी की तरफ कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी की बात कर रहे हो, उसी को वोट दे रहे हो, उसी की सराहना कर रहे हो, बाकी सब बेकार, ठीक है। सो दैट इज पार्टीशनशिप, और ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जो लोग बहुत कट्टर होते हैं किसी पार्टी को लेकर, है ना, ये चीज सुनी होगी आपने, देखी भी होगी अपने आसपास, ठीक है। तो दिस इज पार्टीशनशिप बेसिकली। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वहां पे ये बोला जा रहा है कि एक पार्टी जो है, इट इज नोन बाय विच पार्टी इट स्टैंड्स फॉर, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट्स इट अपहोल्ड्स। अ पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे वही बात करी जा रही है कि एक पार्टी जो है वो पार्टी किस चीज की बात कर रही है, कौन सी पॉलिसीज को वो सपोर्ट कर रही है, किस सामाजिक तबके के जो इंटरेस्ट्स हैं उनको वो अपहोल्ड कर रही है, प्रमोट कर रही है, इन सब चीजों से पार्टी जानी जाती है। और पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है कि पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स। देखो क्या है ये 3 कंपोनेंट्स, ये 3 कंपोनेंट्स है पार्टी के लीडर्स, पार्टी के एक्टिव मेंबर्स और पार्टी के फॉलोअर्स। बेसिकली बच्चों देखो, पार्टी जो है 3 कैटेगरीज को इन्वॉल्व करती है, और ये ना एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे एक पिरामिड होता है ना, ऊपर से बिल्कुल नैरो और नीचे से बिल्कुल ऐसे चौड़ा। तो सबसे ज्यादा पार्टी के फॉलोअर्स होंगे जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक है। फिर हमारे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होंगे जो थोड़े से फॉलोअर्स से कम होंगे, जो कि पार्टी में काफी हिस्सा लेते रहते हैं, पार्टी के ही मेंबर्स है, काफी हिस्सा लेते हैं उस पार्टी की सारी एक्टिविटीज में। फिर हमारे जो सबसे ऊपर है वो आते हैं लीडर्स, जो कि सबसे कम होते हैं और जिनका सपोर्ट बेस बहुत बड़ा होगा, राइट, वो नंबर्स में सबसे कम लीडर्स हैं। उसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेंट्स जो थोड़े नंबर्स में ज्यादा, और सबसे ज्यादा नंबर्स में होंगे पार्टी के फॉलोअर्स, जो पार्टी को फॉलो करते हैं आंखें बंद करके, हाँ वो चीज भी नहीं है, मतलब जो एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। चलिए ऑलराइट,
अब जो बात आती है पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करती है। अब यहां पर फंक्शन दिवाली होली की बात नहीं हो रही बच्चों, यहां पर फंक्शंस की बात है कि व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू एक्चुअली। और ये नेक्स्ट सेपरेट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, नोट इट डाउन। और इसका आंसर मैं अभी आपको दे रही हूं, ठीक है, तो यू कैन नोट इट डाउन। व्हाट आर दी फंक्शंस क्या फंक्शंस है पॉलिटिकल पार्टी के, चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, यानी कि बच्चों सबसे पहली चीज जो पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी, कोई भी पार्टी करेगी, वो क्या करेगी, वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अब यहां पर ना मैं हमेशा एक एग्जांपल के थ्रू बच्चों को समझाने की कोशिश करती हूँ। चलिए मानते हैं कि आप जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं और आपकी ये जो टीचर है, हम लोग क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं। अरे लोकतंत्र है भाई, बना सकते हैं अपनी पार्टी। हम अपनी पार्टी बनाते हैं और पार्टी का नाम रखते हैं संकल्प भारत की हमारी पार्टी, ठीक है। अब बच्चों ये जो पार्टी है, यहाँ पार्टी नहीं करनी है, इट्स द टाइम टू डिस्को वाली पार्टी नहीं है। हम लोग यहाँ पर पार्टी क्यों बना रहे हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है कि लोग जो है साथ में आए हैं टू कंटेस्ट इलेक्शंस, इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए और जीतने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने भी इसलिए पार्टी बनाई है अपनी, है ना, क्या करने के लिए, इलेक्शन में हिस्सा लेकर जीतने के लिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि पार्टीज इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। मैक्सिमम डेमोक्रेसीज में इलेक्शंस जो हैं दे आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद हमको कैंडिडेट चुनना होगा। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अलग अलग चुनाव क्षेत्र हैं, हमारा कौन सा कैंडिडेट जो है किस चुनाव क्षेत्र से हिस्सा लेगा, किस चुनाव क्षेत्र में खड़ा होगा वो, और बाकी अपने कंपेटिटर्स से लड़ेगा जीतने के लिए, तो वो हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हम क्या करेंगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेगी, अपने कैंडिडेट्स को आगे रखेगी जो कि इलेक्शन में उस पार्टी के बिहाफ पे खड़े हो रहे हैं चुनाव में और जीतने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, पार्टीज विल पुट फॉरवर्ड द डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब पार्टीज जो है पॉलिटिकल पार्टीज, दे विल पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग प्रोग्राम्स जो हैं वो आगे रखेंगे अपने, जिसमें से वोटर्स चूज करेंगे। A party reduces a vast multitude of opinions into a few basic positions that it supports। बच्चों देखो, समाज में बहुत सारे ओपिनियंस है। कोई कह रहा है कि गरीबी को कम करो, कोई कह रहा है कि इन्वायरमेंट को देखो, कोई कह रहा है कि महिलाओं के राइट्स चाहिए, कोई कह रहा है कि हमें बैकवर्ड कास्ट के राइट्स चाहिए। तो देयर आर अ मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस। बट जैसे अब हमारी पार्टी है, हम बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी ना सपोर्ट कर रही है कि हम जो है ना ये एजुकेशन के ऊपर राइट्स लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, व्हाटएवर, कि ये सारी पॉलिसीज है हमारी। तो हम लोग उन पॉलिसीज को लोगों के आगे पुट फॉरवर्ड करेंगे, हमारे जितने कैंडिडेट्स होंगे वो आगे पुट फॉरवर्ड करेंगे, और उन पर्टिकुलर पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग लोगों का सपोर्ट जीतने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि मतलब हमने आपको अपनी पॉलिसीज प्रोग्राम्स बता दिए कि कल को अगर आप हमको जिताते हो तो हम ये पॉलिसीज प्रोग्राम्स फिर इंप्लीमेंट करेंगे। तो लोगों की ऐसे, अब जितने लोग हमको समर्थन देंगे, जितने लोग हमको सपोर्ट देंगे, वो एक तरीके से हमारी पार्टी की पॉलिसी के साथ अलाइन कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि हाँ यार ये लोग सही बोल रहे हैं। तो उनकी थिंकिंग और हमारी थिंकिंग अलाइन हो रही है। तो वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस को आप एक तरीके से छोटे ओपिनियन में ले आए जो पार्टी सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो उन लोगों का भी वही ओपिनियन बन जाएगा जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हमारी पार्टी के ओपिनियन के साथ जाने लगेंगे। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, कैंडिडेट को आगे रख देंगे। दूसरी चीज है कि पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेकर आएंगे, फिर वोटर्स को बताएंगे और वोटर्स जो है उनमें से चूज करेंगे कि किसका पॉलिसी, किसके प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट, थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज यहाँ पर यह है कि दे प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी लोगों का सपोर्ट जीत जाएगी वो इलेक्शन में जीत जाएगी। अब अगर वो चुनाव में जीत जाएगी तो चुनाव में जीतने के बाद ही बच्चों हम सभी को पता है कि जो हमारी लेजिस्लेचर होती है, जो पार्लियामेंट होती है, उसमें बेसिक रोल किसका होता है, लॉज बनाने का, रूलिंग पार्टी का, ठीक है। सो डेफिनेटली पार्टीज एक बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं देश के कानून बनाने में। चौथी चीज है दे फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। हाँ, तो जो पार्टी जीतेगी, मेजॉरिटी हासिल करेगी, वही सरकार बनाएगी, वही सरकारें चलाएगी। बिग पॉलिसी डिसीजंस जो कंट्री के होते हैं वो एग्जीक्यूटिव द्वारा लिए जाते हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टी से ही आते हैं। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन देम, देन मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दैट दे वांट। तो बच्चों जाहिर सी बात है, हमारा जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, ऑल ऑफ दोज पीपल, कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना, दे प्ले अ वेरी डेसिसिव रोल। वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं जब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि पॉलिसीज बनाने की बात आती है, डिसीजन जो है देश के लिए वो लेने की बात आती है। तो वो किसके द्वारा किया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा ही तो किया जा रहा है, ठीक है। तो पार्टीज जो है लीडर्स को रखती हैं, उनको जो है ट्रेन करती हैं, उनको फिर एक तरीके से मिनिस्टर बनाती हैं, फिर सरकारें चलाती हैं। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल पार्टीज ही तो कर रही हैं।
उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या आता है पॉलिटिकल पार्टी का, देखिए पार्टीज जो कि इलेक्शन में हार जाती हैं, दे प्ले द रोल ऑफ द ऑपोजिशन टू द पार्टीज दैट आर इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज, क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स और रॉन्ग पॉलिसीज एंड दे मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट। अब बच्चों जो पार्टी हार गई वो क्या करेगी, मैम कोने में बैठ के अपने आंसू बहा के रोएगी? नहीं बच्चों, जो पार्टी इलेक्शन में हार जाएगी, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि कोने में बैठ के रोने लग जाएगी, आंसू फूट फूट के रोएगी। तो ऐसी पार्टीज जो होंगी वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करेंगी, ठीक है, वो ऑपोजिशन पार्टी बन जाएंगी। अब जो ऑपोजिशन पार्टी बन गई है वो एक तरीके से रूलिंग पार्टी जो होगी उसको बहुत कड़ी नजर से देखेगी कि रूलिंग पार्टी क्या ढंग से काम कर रही है, क्या ये ढंग से काम नहीं कर रही, क्या क्या चीजें गलत कर रही है, और ये सारी चीजें वो वॉइस करेंगे, ये सारी चीजें वो खुल के बोलेंगे कि रूलिंग पार्टी ने ये गलत करा, वो गलत करा, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। सो इस तरीके से वो एक तरीके से बच्चों क्या कर रहे हैं, दे आर कीपिंग अ चेक ऑन द रूलिंग पार्टी प्लस दे आर ऑल्सो मोबिलाइजिंग सपोर्ट फॉर देमसेल्व्स। कल को वो अपने लिए भी सपोर्ट गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से कि यार देखो हम अच्छे हैं, ये बुरे हैं, तो कल को हमें वोट देना। तो इट्स अ डेमोक्रेसी, पीपल आर फ्री टू स्पीक व्हाट दे वांट टू, और रूलिंग पार्टी भी चेक में रहेगी, वो अपने लिए भी सपोर्ट गैदर करेंगे, ऑल ऑफ दैट। पार्टीज शेप अप दी पब्लिक ओपिनियन। साथ ही में बच्चों जो पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोगों के विचारों को आकार देती हैं, पब्लिक ओपिनियन को शेप अप करती हैं। Raise and highlight issues. Parties sometimes launch movements for the resolution of problems that are faced by the people. तो यार एक तरीके से अब कोई पार्टी है, ठीक है, उसने कोई ऐसी बात कर दी कि यार हम लोग ना ये करेंगे, किसी कोई ऐसा इशू है जो अभी तक लोगों को शायद पता नहीं था। जैसे अगर मैं बात करूं एक टाइम पे, जैसे सभी को पता होगा ये आर्टिकल 370 का इशू है, ठीक है। आर्टिकल 370 के थ्रू क्या था, जम्मू एंड कश्मीर का जो भारत का स्टेट था उसको एक बहुत ही स्पेशल राइट्स मिल रखे थे, स्पेशल अधिकार मिल रखे थे, सेपरेट फ्लैग, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत से लॉज वहाँ एप्लीकेबल नहीं थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें थी। अब क्या हुआ कि एक तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी आए और वो ऐसा इशू रेज करे, ठीक है, कोई बहुत मेजर इशू को रेज करे, हाईलाइट करे, तो फिर लोगों की ओपिनियन होगी, कुछ लोग उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे उस बेसिस पे, कुछ लोग उस पार्टी को नहीं सपोर्ट करेंगे, तो वो वाली चीजें हैं कभी कभी, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को रेज करती है, हाईलाइट करती है, और उसी के साथ साथ जो पार्टीज होती हैं वो कभी कभी कुछ आंदोलन भी लॉन्च कर देती हैं, ठीक है, ताकि लोगों के लिए, मतलब लोगों के लिए हम खड़े हैं, देखो कि लोग जो हैं गरीब हैं, गरीबी को झेल रहे हैं, चलो एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं गरीबी हटाने के लिए, तो ताकि और भी लोग हमारे साथ आ जाएं और भी लोग हमें सपोर्ट करने लग जाएं। तो बेसिकली ये सारी टैक्टिक्स बच्चों बेसिकली सपोर्ट गेन करने के लिए ही की जाती हैं कि आप हमें सपोर्ट दीजिए, समर्थन दीजिए, हम इलेक्शन जीत जाएं। बेसिकली वही बात है सारी। लास्ट चीज जो है पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन में वो है कि इट प्रोवाइड्स पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स दैट आर इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब यार जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट तक सबकी पहुंच हो, है ना, कि मोदी जी को जाके लोग सीधे बोले कि अरे मोदी जी देखिए हमारे ना सोसाइटी में पानी की दिक्कत हो रही है, बिजली की दिक्कत हो रही है, नहीं हो सकता, ठीक है। बट स्टिल पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू आप लोगों को गवर्नमेंट तक एक्सेस जरूर मिल सकता है, गवर्नमेंट मशीनरी तक एक्सेस मिल सकता है। तो बच्चों हर जगह के कुछ लोकल लीडर्स होते हैं, लोकल नेता लोग होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी कोई बहुत सीरियस कोई प्रॉब्लम हो रही है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट दैट लोकल लीडर, और फिर वो लोकल लीडर आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचा सकता है और कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम का समाधान करवा सकता है। तो वही वाली चीज है कि पार्टीज जो हैं उनको लोगों की जो जरूरतें हैं, जो मांगे हैं, उनको पूरा करना होगा, एटलीस्ट रिस्पॉन्सिव तो रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड तो करना ही पड़ेगा कि हाँ ठीक है इस टाइम तक ठीक कर देंगे, या उस टाइम तक, या कुछ भी जवाब तो उनको देना पड़ेगा। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। नहीं तो लोग क्या करेंगे, अगर आपको हमने अभी जिताया है और आप अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो अगली बार हम आपको वोट ही नहीं देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के सारे फंक्शंस कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं और जरा बच्चों पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत को समझते हैं। अब एक ऐसा देश होता जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज ही ना होती तो क्या होता। वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। यार पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ही बुरी हैं, अगर हर चीज बस इलेक्शन जीतने के लिए कर रही हैं तो फिर उन्हें हटा दो ना। पॉलिटिकल पार्टी जैसी कोई चीज ही क्यों है, हम अपने खुद के लीडर ऐसे ही चुन लेंगे और फिर मतलब जो सबसे ज्यादा बूढ़े अंकल होंगे उनको बना देंगे लीडर, या फिर जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे उनको बना देंगे। क्या जरूरत है पॉलिटिकल पार्टी की, है ना। बट देखिए अब इस सिचुएशन में एक्सपीरियंस करना क्या है, हमको एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करनी है जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सपोज कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, दैट मीन्स कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, है ना। अब जैसे ये देश है, देश का एक ये कॉन्स्टिट्यूंसी, तो हर जगह पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि किसी पार्टी के साथ अलाइन नहीं है वो खड़े होंगे और वो कोई ना कोई उनमें से एक जीत जाएगा,
ठीक है, अब हर जगह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत जाएंगे। तो अब क्या होगा, हर जगह अब अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स रहेंगे तो बच्चों हर जगह हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक तरीके से अलग अलग डिसीजंस लिए जा रहे होंगे। तो ये अंकल इस जगह पे डिसीजंस लेंगे, ये अंकल इस जगह पे डिसीजंस लेंगे, कोई यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं लिया जाएगा, हर जगह पे अलग अलग डिसीजन लिए जा रहे हैं। कंट्री वाइड, देश में कोई समान जो है डिसीजंस नहीं लिए जा रहे हैं, देश के लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, देश में भी कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। साथ ही में अकाउंटेबिलिटी जो उनकी है, जो जवाबदेही है, वो सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस चुनाव क्षेत्र तक लिमिटेड है, दूसरे की कॉन्स्टिट्यूएंसी में थोड़ी ना घुस जाओगे, ठीक है। साथ ही में नो वन इज रिस्पॉन्सिबल टू रन द कंट्री, और देश चलाने के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, कोई भी जवाबदेही नहीं रहेगा। देश के फिर कैसे चलेंगे काम, डिफेंस रिलेटेड, करेंसी रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज, हाँ इतनी सारी चीजें जो हैं सेंट्रल लेवल से होती हैं, कैसे चलेंगी फिर वो, ठीक है। सो पॉलिटिकल पार्टीज का होना बच्चों इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोई ना कोई चाहिए जो हमारे पूरे देश को अलाइन करके चला सके, साथ में बहुत से जो इंपॉर्टेंट देश के मुद्दे हैं उनके साथ डील कर सके, हर जगह पर एक यूनिफॉर्म डिसीजन को लाया जा सके ऑल थ्रू आउट द नेशन, एंड रिस्पॉन्सिवनेस हो, एक अकाउंटेबिलिटी हो आपके देश के लोगों की तरफ आपकी। तो उन सब चीज़ों की वजह से देयर इज अ वेरी बिग नेसेसिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। चलो आगे आ जाओ, आगे आकर यहां पर हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बच्चों हमारे देश में क्या है, हमारे देश में लोकतंत्र है, पता है सभी को, लेकिन किस टाइप का लोकतंत्र है? क्या हमारे देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि सारे लोग बैठते हैं पूरे टाइम, पूरे देश की जनसंख्या बैठती है फिर डिसीजन लेती है? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ना तो किसी के पास इतना टाइम है, ना तो किसी के पास इतनी नॉलेज है, तो सब लोग बैठ नहीं सकते हैं साथ में, ठीक है। प्लस इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पॉसिबल ही नहीं है, इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। इस वजह से हमारे देश के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, ना समय है, ना नॉलेज है, ना ये है, तो लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और फिर वो प्रतिनिधि जो है दे रूल ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, ठीक है। Political parties bring various representatives together so that a responsible government could be formed. Political parties जो हैं अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ में लाती है, अलग अलग प्रतिनिधि जो आप लोग चुनते हो इलेक्शन द्वारा, उन सभी को साथ में लाती है और सरकार को बनाया जाता है, और वो सरकार जो है देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और एक मैकेनिज्म चाहिए था ताकि गवर्नमेंट को रिस्ट्रेन करा जाए, पॉलिसीज बनाई जाए, जस्टिफाई और अपोज करा जाए। तो इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है, देयरफॉर पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो सरकार बनाने के लिए भी पार्टीज चाहिए, सरकार पर रोक लगाने के लिए भी पार्टीज चाहिए, जैसे ऑपोजिशन चाहिए, उसी के साथ साथ पॉलिसी बनाने के लिए भी पार्टीज चाहिए, और उन पॉलिसीज को जस्टिफाई करने के लिए, उन पॉलिसीज को अपोज करने के लिए भी हमें पार्टीज चाहिए। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट। एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज अपन के पास होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि कितनी पार्टीज हमारे पास होनी चाहिए। लेट्स लुक एट इट। तो यार यहां पर ना बड़ी सिंपल सी चीज है, ये देखो फटाफट से देख लेते हैं। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हैंडफुल ऑफ देम आर इफेक्टिव इन द रेस टू विन द इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। बच्चों ऑल्दो हमारा देश है, देश में आजादी है, सबको जिसका मन चाहे वो पार्टी बना ले, कल को हम लोग जाएं, हम भी जाके पार्टी फॉर्म कर सकते हैं अपनी, ठीक है, संकल्प भारत की पार्टी बना देंगे। बट बहुत सारी पार्टीज, इलेक्शन कमीशन जो है बच्चों, जो अथॉरिटी इलेक्शंस को कंडक्ट करती है इंडिया के अंदर, उसके साथ रजिस्टर्ड तो है, लेकिन उनमें से कुछ ही पार्टीज हैं। आप कितनी ही पार्टीज के नाम को जानते हो? कुछ ही 5-10 पार्टीज के नाम आप बता पाओगे, ठीक है। तो वही वाली बात है कि कुछ ही ऐसी पार्टीज हैं जो कि इफेक्टिव हैं, जो कि प्रभावी हैं, जो कि इलेक्शन को जीत सकती हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा है, उनका बेस उतना ज्यादा फैला हुआ है, उनके सपोर्टर्स उतने ज्यादा फैले हुए हैं, वो वाली बात है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि कितनी पार्टीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब ये वाली बात है, अब जरूरी नहीं है इंडिया के अंदर ऑल्दो बहुत सारी पार्टीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन हर जगह ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पर लेट अस लुक एट द डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट वन पार्टी सिस्टम, यानी कि जहां पर एक ही पार्टी होती है जिस देश में, और वो पार्टी हर इलेक्शन को जीतती चली जाती है। सो इसका एग्जाम्पल है हमारा कम्युनिस्ट चाइना, मतलब चाइना की बात कर रहे हैं, और कम्युनिस्ट चाइना जो है वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही बार बार इलेक्शंस को जीतती जाती है, क्योंकि बच्चों वहां पर आजादी से वो उस पार्टी को मिली है कि आप ही इलेक्शन में लड़ेंगे और आप ही इलेक्शन को, अब जब रेस में एक ही इंसान भागेगा तो जाहिर सी बात है कि फिनिशिंग लाइन तक भी तो वही पहुंचेगा। तो यहाँ पे वही होता है, ठीक है। सो ओनली वन पार्टी, दैट इज द कम्युनिस्ट पार्टी, इज अलाउड टू रूल इन चाइना, एंड देयरफॉर हमेशा वही पार्टी जीतती है। लोग जो है फ्री है, वो पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। तो
क्योंकि वहां का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो फ्री कंपटीशन प्रोवाइड ही नहीं करता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो वन पार्टी सिस्टम एक बहुत ज्यादा अच्छा डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप एक तरीके से आजादी नहीं दे रहे हो बाकी लोगों को, अलग ओपिनियंस को, अलग आइडियोलॉजीज को आने की पॉलिटिक्स में। सो डेफिनेटली इट्स नॉट अ वेरी वेरी गुड थिंग। लेकिन एक और पार्टी सिस्टम है जिसका नाम है टू पार्टी सिस्टम। अब टू पार्टी सिस्टम का ये मतलब नहीं कि सिर्फ दो ही पार्टीज हैं। टू पार्टी सिस्टम का मतलब है बहुत सारी पार्टीज हो सकती हैं, लेकिन हम हमेशा जो पावर की रेस चलती है या जो जीतता है वो सिर्फ दो पार्टीज में से ही जीतता है। यानी कि दो मेजर पार्टीज हैं, बाकी माइनर माइनर पार्टीज बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हमेशा इलेक्शन जो है या तो वो पार्टी ए जीत रही है या फिर वो पार्टी बी जीत रही है। उसके अलावा कोई तीसरी पार्टी कभी भी आपको पावर में दिखेगी नहीं। ठीक है, तो इफेक्टिव रेस दो ही पार्टीज के बीच में है। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक है हमारा यूएसए, जहां पर हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है और हमारी रिपब्लिकन पार्टी है, और उसी के साथ हम लोग बात करते हैं यूके की, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की, जहां पर हमारी लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी है। ठीक है, तो इस तरीके से टू पार्टी सिस्टम है। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि जहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं और एक दूसरे के साथ compete करती हैं इन द रेस टू विन द इलेक्शंस। जैसे कि इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम ही एग्जिस्ट करता है। अब ऑब्वियसली हम अगर देखें तो इंडिया के लिए कोई दूसरा सिस्टम सूटेबल भी नहीं है, क्योंकि यार बात कुछ ऐसी है कि जो भारत देश है वो इतना बड़ा देश है जहां पर इतनी ज्यादा भिन्नता है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो इतनी सारी डाइवर्सिटी एक या दो पार्टीज तो अकोमोडेट नहीं कर सकती। सो वी नीड अ लॉट ऑफ पार्टीज टू अकोमोडेट ऑल दैट डाइवर्सिटी। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन। एंड हम यहाँ पर अगर अभी पूछ रहे थे आप लोगों से एक प्रश्न कि इनमें से कौन सा बेहतर है, इनमें से कौन सा पार्टी सिस्टम बेटर है, वन पार्टी, टू पार्टी या मल्टी पार्टी। अब आप लोग बताएंगे मैम आई थिंक मल्टी पार्टी बेटर है क्योंकि इंडिया में है ना, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। तो यहां पर हम आंसर क्या लिखेंगे, द बेस्ट आंसर इज दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। तुम लोगों का बस चले, तुम हर क्वेश्चन का यही आंसर लिख के आओ, दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू आंसर इट। बट ये नहीं, मतलब बात को समझना, बात थोड़ी सी बच्चों गहरी है। बात का मतलब ये है कि हमारी कंट्री के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम सूटेबल है क्योंकि इंडिया की डाइवर्सिटी को वैसा ही एक पार्टी सिस्टम अकोमोडेट कर सकता है। बट चाइना की अगर हम बात करें, वहां पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, इतने ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो वहां पे सपोज ऐसा हम मान लेते हैं कि वहां पे एक ही पार्टी सिस्टम, जो वन पार्टी सिस्टम है, वो सब अकोमोडेट कर लेता है वहां पर। ठीक है, वहां पे शायद जो है और पार्टीज की नहीं जरूरत, मान लेते हैं भाई, पर हमारे देश में वन पार्टी नहीं चलता। तो सिंपल सी बात यही है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई रेस है कि वन पार्टी बेटर है या टू पार्टी है, मल्टी पार्टी है, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, धूम धड़ाका कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो पार्टी सिस्टम होता है ना किसी भी देश का, वो लोगों ने बैठकर डिसाइड नहीं करा है कि हम लोग वन पार्टी सिस्टम बनाएंगे, टू पार्टी सिस्टम बनाएंगे, नहीं, दिस इज नॉट चोजन, बट इट इज समथिंग दैट इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक समय के दौरान जो है ये सिस्टम इवॉल्व होता है, आपकी कंट्री के सर्कमस्टांसेस, डिफरेंसेस पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई सिस्टम बेहतर है कोई नहीं बेहतर है, इट इज जस्ट समथिंग दैट इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया के अंदर जरूरत थी मल्टी पार्टी की क्योंकि बाकी कोई भी सिस्टम हमारे डिफरेंसेस को अकोमोडेट नहीं कर पाता, दैट इज व्हाई वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। और जहां का टू पार्टी है वहां पे दो पार्टीज अकोमोडेट कर लेती होंगी, जहां पे वन पार्टी वहां पे वन पार्टी सुटेबल होगा। सो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट चोजन। आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू यू बच्चे लोग। अब हम बात करने वाले हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की। तो चलिए बात करते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की। क्या होती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज? ऑब्वियसली ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि एक नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं। हर स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट्स में आपको देखने को मिल जाएंगी जिनका बेस और सपोर्टर्स इतने ज्यादा बड़े हैं, बहुत ज्यादा है, पूरे देश में फैले हुए हैं। अब ऐसे नहीं बताएंगे, ठीक है बच्चों, एक नेशनल पार्टी बनने के लिए कल को अगर हमको एक नेशनल पार्टी अपनी इस संकल्प भारत को बनाना है तो हम कैसे बना पाएंगे? उसके लिए एक क्राइटेरिया हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। A party that secures at least 6% of the total votes in the Lok Sabha elections, minimum 6% of total votes in Lok Sabha elections or assembly elections in 4 states. ठीक है, and wins at least 4 seats in
लोकसभा is considered to be a national political party. ठीक है, मतलब बच्चों सिंपल सी चीज है, ये तो कंपल्सरी है ही है, लेकिन इनमें से यहाँ पे और है, यहाँ पर एंड लिखा है, ठीक है, तो ये तो कंपल्सरी है ही है, मतलब आपको 4 सीटें लोकसभा के इलेक्शन में तो हासिल करनी ही पड़ेंगी, पर इनमें से आप एक चीज चूज कर सकते हो, या तो आप मिनिमम 6% वोट्स टोटल लोकसभा के वोट्स में से ले आओ, या फिर कोई भी 4 जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं, किसी भी 4 स्टेट्स में मिनिमम 6% वोट्स ले आओ, तो इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर लो, और उसको फुलफिल करने के बाद ये तो फुलफिल कर ही लो, 4 सीटें तो लानी ही लानी है लोकसभा में, उसके बाद ही आपको एक नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो आई होप ये क्राइटेरिया आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, ओहो, सबसे पहली हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आ गई है आप सभी के सामने, हमारे ओह कौन सी पार्टी है बच्चों? ये आप लोगों को शक्लें देख के पता चल गया होगा, जिसका जो है ये निशान है हाथ वाला, है ना, हमारा उल्टा लग रहा है हाथ, ये वाला हाथ है ये, ओह यस राइट, हाँ, तो बच्चों ये है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि हमारी कांग्रेस पार्टी, जो कि वो वाली पार्टी है, काफी पॉपुलर पार्टी है, सभी जानते हैं, अभी थोड़ा सी ढीली पड़ गई है, लेकिन वैसे सभी इस पार्टी को जानते हैं, क्योंकि बच्चों ये वो पहली पार्टी थी जिसने एक तरीके से हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड करा था, जिसने हमारे आजादी के बाद सरकार फॉर्म करी थी, और इतने सालों तक इस पार्टी की डोमिनेंस जो है वो भारत देश में देखी जाती थी, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पार्टी के बारे में, थोड़ा बहुत समझते हैं। Founded in 1885 and had experienced many splits. 1885 में जो है ये पार्टी बनाई गई थी, और उसके बाद इसमें बहुत सारी स्प्लिट्स आई, यानी कि बहुत से लोग इस पार्टी से अलग अलग होकर चले भी गए, ठीक है, उन्होंने कोई अलग पार्टी फॉर्म कर लिया, निकल गए, वो वाली चीज है। It played a dominant role in the Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence. बच्चों, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो कि हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड कर रही थी, तो उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी, उसके जो लीडर्स थे उस टाइम पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अमंग अदर्स, ठीक है, सो एवरीवन वाज वेरी वेरी पॉपुलर, लोग बहुत ज्यादा अटैच थे, लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे इस पार्टी को, और इसी वजह से हमारी आजादी के बाद सबसे पहले जो जनरल इलेक्शंस हुए थे भारत के अंदर, वहां पर इसी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी, और बहुत सालों तक इन्होंने अपनी सरकार को कायम रखा था। कोई दूसरी पार्टी आसपास भी नहीं दिखती थी कांग्रेस पार्टी के, इतना ज्यादा डोमिनेंट जो है इनका वो रहा था। Under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern, secular, democratic republic in India. तो जवाहरलाल नेहरू जी हमारे सबसे पहले आजाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे जब ये पार्टी जीती थी, और अंडर जवाहरलाल नेहरू इस पार्टी ने ये सोचा था कि इंडिया को एक मॉडर्न इंडिया बनाया जाएगा, एक सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश बनाया जाएगा, डेमोक्रेटिक देश बनाया जाएगा, लोकतांत्रिक देश बनाया जाएगा, और एक रिपब्लिक देश यानी कि जहां पर इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट रहता है, ऐसा देश बनाया जाएगा। तो ये सोच थी पार्टी की। उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं ये सेंटर पर यानी कि केंद्रीय सरकार जो थी ये पार्टी रही है टिल 1977, और उसके बाद फिर जो है पावर में नहीं रही थोड़े टाइम तक, फिर 1980 से लेके 89 तक फिर से ये पार्टी पावर में रही है, एंड 89 के बाद इसका जो समर्थन है, जो सपोर्ट बेस है, वो डिक्लाइन होने लग गया। ऑल राइट, तो बहुत टाइम तक रही, फिर मतलब 77 तक तो रही ही, फिर 80 से 89 तक भी रही, बट फिर नहीं रही, फिर सपोर्ट बेस थोड़ा गिर गया, डगमगा गया। Centrist party in its ideological orientation espouses secularism, welfare of the weaker sections and the minorities. अब बच्चों आपने सुना होगा कि 2 टाइप की आइडियोलॉजीज होती है, एक होती है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, एक होती है राइटिस्ट आइडियोलॉजी। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी एक ऐसी विचारधारा होती है जहां पर लोग आजादी, राइट्स, इक्वालिटी, रिफॉर्म्स, इन सब चीजों की बात करते हैं। राइटिस्ट आइडियोलॉजी होती है जहां पर लोग ट्रेडिशन, अथॉरिटी, हायरार्की, ड्यूटी, इन सब चीजों की बात करते हैं। बट हमारी कांग्रेस पार्टी ने ना तो लेफ्टिस्ट साइड चुनी ना तो राइटिस्ट, वो कहते हैं कि हम एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, कहीं ना कहीं बीच में आते हैं दोनों ही आइडियोलॉजीज के। एंड पार्टी जो है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, और साथ ही में जो वेलफेयर है वीकर सेक्शंस और माइनॉरिटीज का, यानी कि जो देश के अल्पसंख्यक लोग हैं, जो लोग बहुत ही कमजोर तबके के लोग हैं, जिनके पास ज्यादा हम बोल सकते हैं जिनको काफी टाइम तक शोषण झेलना पड़ा है, या जो पिछड़े हुए लोग हैं समाज के, उनके उद्धार के, उनके भले की बात करती है। साथ ही में हम देखते हैं दी इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सपोर्ट करती है, यानी कि एक तरीके से वही ट्रेड वेड बैरियर हट जाएं, वो सारी चीजें, ठीक है, और उन सब चीजों को भी सपोर्ट करती है। साथ ही में इट वाज लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए फ्रॉम 2004 टू 2014। इन द 2019 लोकसभा इलेक्शंस इट वन 52 सीट्स। तो हम लोग देखते हैं बच्चों की इस पार्टी ने 52 सीट्स जीती 2019 के इलेक्शंस में, जो कि लास्ट इलेक्शंस रहे हैं हमारे, और यूपीए अलायंस जो है उसकी ये
लीडर रही है फ्रॉम 2004 टू 2014। याद रखिएगा इस बात को। ऑलराइट, आगे देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को कांग्रेस पार्टी के बारे में तो सब कुछ क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर बच्चों वही वाली बात है कि मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी जब यूपीआई पावर में थी, यूपीआई बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में यूपीआई आ रहा है, ठीक है, पेमेंट करनी होगी मुझे, कोई पता नहीं, ठीक है। तो यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि एक अलायंस है। अब आप सभी को अलायंस का तो मतलब पता होगा, जब बहुत सारी पार्टी जो हैं वो साथ में एक गुट बना लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं, मिल जाती हैं कि हम अपने कलेक्टिव वोट्स से जीत जाएं, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, मैंने पहले ही एक अलायंस बना के रख ली। मैं तो एक पार्टी थी ही, मैंने 2-3 पार्टीज को अपने साथ और शामिल कर लिया, एक अलायंस बना ली पहले ही कि यार फिर अब इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे और सबके जो है वोट फिर जुड़ जाएंगे और फिर हम जीत भी सकते हैं। तो उस पर्पस के लिए अलायंस बनाई जाती है। तो इनके अलायंस का नाम है यूपीए, हाँ, जिसका ये हिस्सा है। और ये जीते थे, मतलब ये पावर में थे 2004 से लेके 2014 तक। लेकिन उसके बाद हम लोगों को पता ही है कौन सी पार्टी पावर में थी, और 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इसको 52 सीट्स जो हैं मिलती हैं। नेक्स्ट पार्टी पे आते हैं, और मुझे पता है कि बहुत ही लोग आजकल के टाइम पे जिस पार्टी को पसंद करते हैं, आई नो दैट, तो मोदी जी की पार्टी आ गई है, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का नाम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी था? तो नहीं, बट इट वाज फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ व्हिच वाज फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। तो यार इस पार्टी के रूट्स हम ट्रेस कर सकते हैं 1951 में। तो 1951 में एक पार्टी बनाई गई थी भारतीय जनसंघ, किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। और फिर उसी पार्टी को एक तरीके से फिर से रिवाइव करा गया है, बैक टू लाइफ लाया गया है भारतीय जनता पार्टी के नाम से 1980 में, ठीक है। रिवाइवल हो गया है भारतीय जनसंघ का, और अब भारतीय जनसंघ बन गया भारतीय जनता पार्टी। इट वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड अ मॉडर्न इंडिया, एक बहुत ही मजबूत और मॉडर्न भारत बनाना चाहती है ये पार्टी। साथ ही में इंस्पायर्ड बाय इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज। बच्चों बीजेपी की अगर बात करें, अब देखो हर पार्टी की अलग पॉलिसीज प्रोग्राम्स में तो वो विश्वास रखती है, जो आइडियोलॉजीज भी वो एक तरीके से जिन विचारधाराओं में भी विश्वास रखती है वो भी अलग होते हैं। सो यहाँ पे वही बात हो रही है कि इट एक्चुअली तो इट एक्चुअली इज इंस्पायर्ड, बहुत ज्यादा प्रेरणा लेती है भारत के इतिहास से, भारत का जो पौराणिक संस्कृति रही है, कल्चर रहा है, जो वैल्यूज रही हैं हम लोगों की भारतीय, उन सब पर ये पार्टी फोकस करती है। राइटिस्ट आइडियोलॉजी है इस पार्टी की, मानिएगा। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व में भी विश्वास रखती है। अभी यहाँ पर काफी डिबेट का टॉपिक है हिंदुत्व, यानी कि हिंदू धर्म की बात हो रही है, लेकिन नहीं बच्चों, हिंदुत्व का मतलब है भारत की पुरानी संस्कृति, जो भारत देश का पुराना इतिहास रहा है, जो कल्चर रहा है, जो संस्कृति रही है। बेसिकली हिंदुत्व एज एन आइडियोलॉजी, एज अ विचारधारा, उस भारत की संस्कृति पे फोकस करता है, उसके थ्रू जो नेशनलिस्ट फीलिंग, राष्ट्रवाद की भावना आती है उस पे फोकस करता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात करता है, ठीक है। तो जितने भी भारतीय उनकी जो संस्कृति रही है उस पे फोकस करता है हिंदुत्व। साथ ही में आप सभी को पता होगा, अगर मैं बीजेपी की बात करती हूँ तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और जो अंत्योदय जैसे कंसेप्ट्स हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है ना, वहां से भी इंस्पिरेशन ली है, जहां पर ह्यूमन बीइंग को मेन फोकस रखा जाता है। साथ ही में अंत्योदय जैसा जो कंसेप्ट है, जहां पर ये माना जाता है कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनके वेलफेयर की बात करी जाती है, उनको अपलिफ्ट करने की बात करी जाती है, ठीक है। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अंत्योदय जैसे कंसेप्ट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन लेकर बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो फोकस करती है, गवर्नमेंट नहीं, बीजेपी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। साथ ही में फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। तो आप सभी को पता है कि आर्टिकल 370 जो कि जम्मू और कश्मीर को एक बहुत ही स्पेशल स्टेटस देता था, अब उसको रिवोक कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया है? बीजेपी सरकार द्वारा ही किया गया है। तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर चीज थी ये इनका पहले से ही वो था, हम क्या बोलते हैं कि बीजेपी का पहले से ही एक मोटिव था और उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा था कि वो चाहते थे कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, भारत का जो पहले राज्य था, अब तो यूनियन टेरिटरी बन गया, बट हाँ उसको जो है इंटीग्रेट करवाना है, बाकी के भारत के साथ जोड़ना है। पहले एक तरीके से उसको अलग राइट्स दे रखे थे और उन्होंने करके भी दिखाया है, कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। A uniform civil code for all the people living in the country irrespective of religion। बच्चों रिलीजन को छोड़कर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी के लिए। अब क्या मतलब है इस चीज का? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि जो बहुत सारे मैटर्स होते हैं, जैसे मैरिज है, डिवोर्स है, उसी के साथ सक्सेशन की जब हम बात करते हैं, है ना, वो प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, ऑल ऑफ दैट, अडॉप्शन, ये सारी जब चीजों की बात करते हैं तो इन पे जो लॉज बनेंगे वो सबके लिए बराबर बनेंगे। किसी के धर्म को देखकर नहीं बनाया जाएगा कि आपके धर्म के लिए अलग, आपके धर्म के लिए अलग, नहीं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड का यही मतलब है कि जो ऐसे मैटर्स पे कानून बनेंगे वो सबके लिए बराबर बनेंगे, यूनिफॉर्म बनेंगे। साथ ही में बीजेपी जो है विश्वास रखता है कि वो एक बैन लगा देगा रिलीजियस कन्वर्जन्स पर, यानी कि धार्मिक रूप से जो धर्म परिवर्तन जो कराया जाता है ना उस पर बैन लगा दिया जाएगा। साथ ही में इट सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन द 1990s। 1990 के दशक के दौरान बीजेपी का जो समर्थन है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, और तब वही है, कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन हो रहा था, बीजेपी का सपोर्ट बेस बढ़ रहा था। इट केम टू पावर इन 1998 एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज। बच्चों याद रखिएगा कि कांग्रेस पार्टी कौन सी अलायंस का हिस्सा है, यूपीए का, और बीजेपी जो है वो कौन सी अलायंस का हिस्सा है, एनडीए का। अभी भी फिलहाल भारत में जो सरकार है जिसकी, वो अकेली बीजेपी की नहीं है, वो एनडीए की है, यानी कि जिस अलायंस का बीजेपी हिस्सा है उसकी सरकार है, ठीक है। तो सबसे पहले बीजेपी जो है पावर में आई थी 1998 में, एनडीए अलायंस ही तब भी पावर में आया था, और जिसके अंदर बीजेपी के साथ साथ और भी बहुत क्षेत्रीय पार्टीज मौजूद हैं। अभी भी वही बात है, लार्जेस्ट पार्टी बनी है बीजेपी विद 303 मेंबर्स इन द 2019 लोकसभा इलेक्शंस। क्लियर मेजॉरिटी के साथ जो है एनडीए की अलायंस जीत गई थी 2019 के इलेक्शंस में। करंटली एनडीए गवर्नमेंट हमारी सेंटर पे रूल कर रही है, यानी कि केंद्रीय सरकार इन्हीं की सरकार ने बना रखी है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआई-एम की बात करने के लिए। बच्चों सीपीआई-एम जो है इट वाज फाउंडेड इन 1964। ये पार्टी जो है इस टाइम पे फॉर्म हुई थी। कैसे फॉर्म हुई थी? स्प्लिट आया था कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई में, और सीपीआई में स्प्लिट आने के बाद सीपीआई-एम फॉर्म हुई थी। इट बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, सपोर्ट्स सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। बहुत कुछ इज्म हो गया। देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज है, क्योंकि पार्टी के नाम में ही मार्क्सिस्ट लगा है, तो जाहिर सी बात है कि मार्क्स और लेनिन की जो आइडियोलॉजीज है, जो विचारधाराएं हैं, उसमें ये पार्टी विश्वास रखती है। मार्क्स जी की आइडियोलॉजी आपको पता ही है, वो कहते थे, वो कैपिटलिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे। वो कहते थे कि सोसाइटी के अंदर जो हमारे वर्कर्स हैं वो सारा काम करते हैं, लेकिन सारा प्रॉफिट जो है वो ओनर्स, इंडस्ट्रियल ओनर्स लेकर चले जाते हैं, तो वर्कर्स की रेवोल्यूशन एंड ऑल ऑफ दैट। तो उन सब कंसेप्ट्स पर फोकस करती है ये पार्टी। साथ ही में इट सपोर्ट सोशलिज्म, सोशलिज्म यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड चीजें होनी चाहिए, उसमें भी विश्वास रखती है, गवर्नमेंट कंट्रोल पे। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में तो विश्वास रखती है। साथ ही में इट अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म आप सभी को पता है, कम्युनलिज्म का क्या मतलब होता है? जब बच्चों एक तरीके से ये माना जाता है कि धर्म ही जो है उसने ही समाज को बनाया है, धर्म जो है वो समाज की फाउंडेशन है, और धर्म के बेसिस पर राइट्स, दंगे, ये सब जो चीज़ होती है, जब आप अपने धर्म की सुपीरियरिटी में विश्वास रखते हो तो ये उसके खिलाफ है बिल्कुल। और साथ ही में जो इंपीरियलिज्म है, यानी कि इंपीरियलिज्म क्या था? जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा कर लिया था, व्हेन अ कंट्री कंसिडर्स इटसेल्फ टू बी द मोस्ट सुप्रीम, और फिर वो ये सोचते हैं कि हम किसी भी दूसरी कंट्री पे कब्जा कर सकते हैं। सो इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म के बिल्कुल ये पार्टी खिलाफ है। साथ ही में हम आगे देखते हैं, इट एक्सेप्ट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज अ यूजफुल हेल्पफुल मींस फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। साथ ही में पार्टी ये विश्वास रखती है कि जो हमारे लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं वो एक बहुत ही अच्छी चीज है, जिसके थ्रू हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय लाया जा सकता है। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को तो फेवर कर रही है। साथ ही में आगे देखिए बच्चों, इस पार्टी की अगर और बात करी जाए तो एंजॉयज strong support in West Bengal, Kerala, Tripura, especially among the poor people, factory workers, farmers, agricultural laborers and the intelligentsia। तो बहुत ज्यादा सपोर्ट इस पार्टी का वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा में देखने को मिलता है, जहां पर स्पेशली जो गरीब लोग हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वर्किंग क्लास बेसिकली, क्योंकि देखो मार्क्स की आइडियोलॉजी को मान रहे हैं, तो मार्क्स किसके फेवर में बात करते थे? वर्किंग क्लास। तभी वर्किंग क्लास इनको सपोर्ट कर रही है। गरीब, फार्मर्स जो हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो हैं, फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं, जो इंटेलिजेंसिया यानी कि जो काफी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो आइडियोलॉजीज वगैरह को पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो सारे लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। बच्चों न्यू रिफॉर्म्स को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही थी, बट ये अपोज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो इकोनॉमी आपने खोल दी है, जहां पे बाहर के लोग आकर इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, बाहर के लोग आकर पैसा लगा पा रहे हैं, ट्रेड कर पा रहे हैं, ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इससे हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उनको काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो दैट इज वाई दे आर क्रिटिकल ऑफ दीज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसकी वजह से फ्री ट्रेड, फ्री इन्वेस्टमेंट ये सब होने लगा। इट वॉज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 years।
बंगाल के अंदर 34 इयर्स तक करंटली तो नहीं पावर में थी। उसी के साथ हम लोग देखते हैं 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर इसको 1.75% वोट्स मिले और 3 सीटें भी मिली है। आगे देखिए, आगे बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की, बीएसपी की बात कर रहे हैं। यहां पर फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। याद रखिएगा बच्चों। अच्छा, मैं जैसे जैसे आपको पार्टीज पढ़ाती जा रही हूँ अभी इस पार्टी के बाद बताती हूँ कि क्या क्या आपको ध्यान भी रखना है हर पार्टी में से, ठीक है। तो ईयर याद रखिएगा, 1984 में कांशीराम जी की लीडरशिप के तहत ये पार्टी फॉर्म हुई थी। सिक्योर्स पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स द दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। बच्चों बेसिकली इस पार्टी ने अपने नाम के साथ साथ ये भी बोला कि हम लोग ना जितने भी जो डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, जैसे कि जितने भी बैकवर्ड कास्ट हैं, क्लासेस हैं, सारे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन सभी को हम अपने फोल्ड में लेना चाहते हैं क्योंकि ये उन सभी का सपोर्ट लेना चाहते थे। तो दलित्स, ओबीसीज, आदिवासीज, जितने भी धार्मिक रूप में अल्पसंख्यक लोग हैं, उन सभी को इन्होंने अपने फोल्ड में ले लिया और ये बहुजन समाज के लिए ही बेसिकली पावर सिक्योर करना चाहते थे, पॉलिटिकल पावर गेन करना चाहते थे। दे ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। तो जितने भी लोग जिन्होंने जो है हमारी जो लोअर कास्ट थी उसके फेवर में लिखा है, उसके फेवर में बात करी है, उन सभी की आइडियाज से और टीचिंग से ये लोग इंस्पिरेशन लेती है ये पार्टी। साथ ही में बच्चों इसका सिंबल भी देखते जा रहे हो ना, हाथी है। मेन बेस इस पार्टी का है उत्तर प्रदेश में और थोड़ी बहुत प्रेजेंस आसपास के जो राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, वहां पर भी इसकी देखने को मिलती है। In the Lok Sabha elections held in 2019, it polled about 3.63% votes and secured 10 seats in the Lok Sabha. तो जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 के, वहां पर 3.63% वोट्स इसने गेन करे और 10 सीटें जो है वो जीती थी लोकसभा के इलेक्शंस में। आ जाइए आगे। आगे बच्चों हम बात करते हैं एनपीपी यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी के बारे में। नेशनल पीपल्स पार्टी का बहुत ही अच्छा सिंबल है जिससे आप दूर भागते हैं, यानी कि किताब। नेशनल पीपल्स पार्टी एक नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, ऑल्दो इट्स इन्फ्लुएंस इज मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय। इसकी मैक्सिमम इन्फ्लुएंस मेघालय स्टेट में देखने को मिलती है, बट हाँ ये एक नेशनल लेवल पार्टी है। ये पार्टी जो है पीएस सांगमा द्वारा जो है बनाई गई थी और इनके जो एक्सपेल्शन था एनसीपी से, अच्छा तो एनसीपी से निकले थे और इन्होंने एनपीपी बना ली थी, ठीक है। और उसी के साथ साथ नेशनल पार्टी का स्टेटस इसको रिसेंटली 7 जून 2019 को ही मिला है, तो तभी थोड़ा रिलेटिवली न्यू पार्टी है ये। फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया टू हैव अटेन्ड दिस स्टेटस। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की से पहली पार्टी है, पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। उसी के साथ आगे आते हैं और यहाँ पर बच्चे लोग देखिए, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों की किताब में 7 पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की थ्रू मेंशन है, जिसमें से मैंने आपको 2 नहीं पढ़ाई हैं क्योंकि अभी जो रिसेंट डेटा है यानी कि 10 अप्रैल 2023 के डेटा के हिसाब से जो हमारी इलेक्शन कमीशन है इंडिया की, इसने रिवोक कर दिया है नेशनल पार्टी का स्टेटस, यानी कि ले लिया है 2 पार्टी से नेशनल पार्टीज का स्टेटस, तीन से सॉरी। सबसे पहले है तृणमूल कांग्रेस, फिर है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, और तीसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई। सीपीआई एम जो मार्क्सिस्ट है वो अभी भी एक नेशनल पार्टी, लेकिन सीपीआई अब नहीं है नेशनल पार्टी। तृणमूल कांग्रेस से भी स्टेटस ले लिया गया है, नेशनलिस्ट, एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई, इन तीनों पार्टी से स्टेटस वापस ले लिया गया है नेशनल पार्टी का और स्टेटस एक नई पार्टी को दे दिया गया है। अरविंद केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी है जिसका सिंबल झाड़ू है, उसको बना दिया गया है एक नेशनल पार्टी। तो अभी हाल फिलहाल की अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो वी हैव 6 नेशनल पार्टीज एट प्रेजेंट, जिसमें से हम लोग देखते हैं कौन कौन सी है। अगर अभी मैं आपको बताना चाहूं तो एक है बीजेपी, एक है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक है हमारी सीपीआई एम, एक है हमारी बीएसपी, एक है हमारी अभी अभी हमने पढ़ा एनपीपी, और एक है हमारी आम आदमी पार्टी, ठीक है। 1 2 3 4 5 and 6। तो किताब के अंदर तृणमूल कांग्रेस भी दे रखी है, एनसीपी भी दे रखी है, सीपीआई भी दे रखी है, लेकिन अब ये तीनों नहीं है हमारी नेशनल पार्टीज, तो इनको हटा दीजिए अपने दिमाग से भी और आम आदमी पार्टी को जोड़ दीजिए नेशनल पार्टीज की लिस्ट में, ठीक है। ऑलराइट, बिल्कुल सही, रीसेंट डेटा के हिसाब से देखेंगे।
आगे आइए। अब बच्चों स्टेट पार्टी, अगर आपको स्टेट लेवल पर रिकॉग्निशन पानी है, पार्टी बनना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? A party that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party. अब यार सपोज मुझे पंजाब का जो स्टेट है ना, यहीं पर एक तरीके से स्टेट पार्टी बनना है, तो पंजाब की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वहां पर मुझे एटलीस्ट यानी कि मिनिमम 6% वोट्स भी गेन करने पड़ेंगे, और वोट्स के साथ साथ मुझे एटलीस्ट 2 सीटें भी गेन करनी पड़ेंगी। तो वहां के अगर स्टेट असेंबली इलेक्शंस में मैं ये दोनों क्राइटेरियाज को फुलफिल कर लेती हूँ कि मिनिमम 6% वोट्स भी आ गए और मिनिमम 2 सीटें भी आ गई, तो फिर मैं एक स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्निशन पा लूंगी। जैसे कि शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है, ये सब पार्टीज क्या है बच्चों? ये स्टेट लेवल पार्टीज हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो ये क्राइटेरिया तो याद रखिएगा। अच्छा, अब एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ने से पहले स्टेट पार्टी की बात करते हैं। बट बच्चों जैसे हमने अभी नेशनल पार्टीज देखी है ना, 5 नेशनल पार्टीज देखी, अभी आम आदमी पार्टी का हमने आपको सिर्फ बताया कि एडिशन हुआ है। कहीं पे किताब में आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं लिखा है तो हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, हमें कुछ पढ़ना भी नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी में जुड़ चुकी है। एक और चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जब किसी भी पार्टी के बारे में लर्न कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि आपको लर्न करना क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये पार्टी कब फॉर्म हुई थी, किसके द्वारा फॉर्म हुई थी। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि उस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। उस आइडियोलॉजी में आपको 3-4 चीजें तो पता ही होनी चाहिए, और उसका जो रीसेंट इलेक्शंस में यानी कि 2019 के जो इलेक्शन हुए थे, चुनाव हुए थे, उसमें उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है ये भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो इन कुछ 4-5 पॉइंट्स के साथ अगर आप हर पार्टी के एक एक पेज पर लिखकर लिस्ट बना लेते हो तो आप इजीली उसको याद कर लोगे और इजीली एग्जाम में उसको लिख कर भी आ जाओगे। अब स्टेट पार्टीज की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है, नेशनल पार्टी का भी क्राइटेरिया बता दिया था, ठीक है, तो वो भी याद रख लेना। उसके बाद मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टीज एंड दीज आर रेफर्ड टू एज रीजनल पार्टीज। तो इनको क्षेत्रीय पार्टी, स्टेट पार्टीज, कुछ भी नाम से बोल लो, और इन पार्टीज को इलेक्शन कमीशन द्वारा स्टेट पार्टी की तरह क्लासिफाई किया गया है, अगर वो क्राइटेरिया ये पूरा करती हैं तो। Yet these parties need not be regional in their ideology or outlook. Some of these parties are all India parties that happen to have succeeded only in some states. पर जरूरी नहीं है कि ये पार्टी सिर्फ एक ही रीजन तक लिमिटेड है या सीमित है। हो सकता है कि इन पार्टीज की ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में फैली हुई हो, लेकिन कुछ ही स्टेट्स में ये पॉपुलर है या कुछ ही स्टेट्स में चल पा रही है, बाकी स्टेट्स में नहीं चल पा रही, तो शायद इसी वजह से ये अभी तक स्टेट पार्टी बनी हुई है। कोशिश तो उनकी भी है नेशनल लेवल तक पहुंचने की, नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज होने की। समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये कुछ ऐसी पार्टीज हैं जिनकी नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरीके से सेंट्रल लेवल तक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे स्टेट्स में यूनिट्स भी हैं, लेकिन हाँ वही बात है कि एक रीजन तक इनकी इन्फ्लुएंस लिमिटेड है। Some of these parties like बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड मिजो नेशनल फ्रंट आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। और कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो सिर्फ अपनी जो स्टेट की पहचान है, स्टेट आइडेंटिटी है, उसके बारे में काफी कॉन्शियस है, अब अपने स्टेट आइडेंटिटी को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ओके, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि स्टेट पार्टी स्टेट तक लिमिटेड नहीं रही। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आजकल क्या होता है, कोई भी एक पार्टी मेजॉरिटी नहीं जीत पाती। जैसे अभी भी अगर हम देखें सरकार में तो एनडीए की अलायंस है, उस अलायंस के अंदर बीजेपी मेजर पार्टी है, लेकिन बीजेपी के साथ साथ बहुत सारी स्टेट पार्टीज भी पावर में है जो उस अलायंस का हिस्सा है। तो बहुत अच्छी चीज है कि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर इन स्टेट पार्टीज को भी नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिल रहा है, रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब जो है हम चैप्टर के लास्ट पहलू पर आ गए हैं, जहां पर हम ये बात करने वाले हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं और फिर पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कैसे करना है। सो लेट अस लुक एट दोस चैलेंजेस। सबसे पहला चैलेंज है द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज। चलो जी, अब इस चीज को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस हमारी पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रही हैं। फटाफट से देखेंगे बच्चों। सबसे पहले मैंने आपको बताया लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब देश में तो पहले तुम लोकतंत्र देश को बनाओगे, लेकिन पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है। यानी कि कैसे नहीं है लोकतंत्र? हम लोग देखते हैं बच्चों पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होता क्या है कि एक टेंडेंसी होती है कि पावर जो होगी ना हमेशा वो हमेशा किसी एक लीडर के पास होगी या कुछ ही लीडर्स के पास होगी, बाकी लोगों तक वो पावर पहुंचेगी ही नहीं। ठीक है, तो पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है हमेशा टॉप लीडरशिप के पास। उसी के साथ साथ जो लोग मतलब एक तरीके से पार्टीज जो है मेंबरशिप के रजिस्टर्स नहीं रखती,
साथ ही में वो जो है रेगुलर मीटिंग्स होल्ड नहीं करती हैं, इंटरनल जो इलेक्शंस होने चाहिए कि कौन सा नेता बनना चाहिए कौन सा नहीं, तो सभी लोगों से पूछना चाहिए ना पार्टी के अंदर की, सबकी रजामंदी होनी चाहिए। तो उन इंटरनल इलेक्शंस को जो है रेगुलर बेसिस पे होल्ड नहीं किया जाता है। ऑर्डिनरी मेंबर्स जो है जो पार्टी से जुड़े थे किसी ना किसी उम्मीद के साथ, वो लोगों की तो टाई फिस हो गई है, क्योंकि उनके पास कोई चांस ही नहीं है कि वो लोग कभी जो है ऊपर तक भी लेवल पे पहुंच सकते हैं पार्टी के, क्योंकि एक डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा। टॉप लीडर्स अपने मन पसंदीदा लोगों को ही जो है एक तरीके से लीडरशिप पकड़ाते रहेंगे। ऑर्डिनरी मेंबर्स को ये भी नहीं पता है कि पार्टी में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, उनके पास कोई कनेक्शंस नहीं है जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकें, टॉप लीडरशिप तक पहुंच सके, कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस, इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी। सेकेंड चैलेंज इज डायनेस्टिक सक्सेशन। अब यार आपने देखा होगा कि कुछ पार्टीज में क्या होता है, एक डायनेस्टिक सक्सेशन है कि बाप पहले लीडर है, फिर उसका बेटा लीडर बन गया, फिर उसका बेटा, उसकी बहू, उसके चाचा, उसके बुआ, सब वो एक ही फैमिली जो है रूल करे जा रही है। डायनेस्टिक सक्सेशन, नेपोटिज्म चल रहा है, राइट। तो सेकंड चैलेंज जो है डायनेस्टिक सक्सेशन का, ये भी काफी ज्यादा आप लोगों को पता होगा, ओपन और फेयर तरीके से जो है प्रोसीजर्स कंडक्ट नहीं हो रहे हैं। जो कि लीडर्स हैं वो लोग एक गलत तरीके से अपने ही भाई बंधुओं को चुने जा रहे हैं, अपने ही फैमिली मेंबर्स या अपने क्लोज लोगों को लीडरशिप थमाए जा रहे हैं। तो ये बाकी लोगों के लिए काफी ज्यादा अनफेयर है, ये डेमोक्रेसी के लिए काफी ज्यादा बुरा है। क्योंकि क्या होता है कि जिसके पास असली में पॉलिटिक्स का टैलेंट हो गया, जो सही में कुछ अच्छा करना चाहेगा, वो कर नहीं पाएगा इंसान, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप लीडरशिप से अपने क्लोज लोगों को थमा दे रहे हो और वही काम कर रहे हैं सारा। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, नॉट फेयर। थर्ड चैलेंज आता है अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। बच्चों इलेक्शंस के दौरान तो स्पेशली बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि पार्टीज जो है उनको सिर्फ यही रहता है कि हमें बस इलेक्शन को जीतना है, चाहे कुछ भी करो, ठीक है, कुछ भी करके इलेक्शंस को जीतना है। तो वो लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स को इलेक्शन में खड़ा करते हैं जिनके पास या तो बहुत पैसा होता है या फिर जो बहुत पैसा ला सकते हैं। ठीक है, रिच पीपल, कंपनीज जो फंड्स देते हैं पार्टीज को, उनके पास भी बहुत इन्फ्लुएंस रहती है पार्टीज के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की। एंड ये काफी ज्यादा गलत हो रहा है। तो क्रिमिनल कनेक्शंस वाले लोगों को आप कैंडिडेट बना दो, या फिर जिनके पास बहुत पैसा उनको आप सीट दे रहे हो, तो इट्स वेरी वेरी रॉन्ग। एक तरीके से वो डेमोक्रेसी को खराब कर रहा है, बहुत ज्यादा स्पॉइल कर रहा है। और लास्ट चैलेंज जो रहता है, फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। तो होता क्या आजकल क्या हो रहा है, सारी पार्टीज एक ही जैसी हैं अपनी आइडियोलॉजीज में, अपनी विचारधारा में, कोई भी डिफरेंट आप मतलब बता नहीं सकते उनके बीच में डिफरेंस है क्या। जैसे आप एक दुकान में जा रहे हो, आपको दिख रहा है ये भी नीला, ये भी नीला, कि हर चीज सेम डिजाइन में सेम कलर में टंगी हुई है, तो आप भी उसके बीच में डिफरेंस नहीं कर पाओगे ना कि मेरे को इनमें से क्या खरीदना चाहिए। सिमिलरली लोग भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि यार सारी पार्टीज तो एक ही जैसी लग रही है, कोई भी एक मीनिंगफुल चॉइस तो हमको दे नहीं रही, फिर हम किसे चुने, किस बेसिस पे चुने। ठीक है, सो एक मीनिंगफुल चॉइस की कमी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं। अब कैसे इन पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है, कैसे इसमें बदलाव लिए जा सकते हैं, सबसे पहला देखते हैं। हमने देखा बच्चों कौन कौन सी चीजें ऑलरेडी हमने कर ली हैं। सबसे पहले हाउ कैन दीज पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, अभी तक देखा कौन कौन सी चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं। अब इन चुनौतियों से डील कैसे करा, क्या क्या कर लिया है, पहले ही बता रही हूँ। स्टेप्स दैट हैव ऑलरेडी बीन टेकन। तो सबसे पहला स्टेप जो लिया गया था वो ये था कि संविधान को बदला गया, अमेंड करा गया टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs and MPs from changing parties. This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers or for cash rewards. जो क्या हो रहा था, पहले डिफेक्शन चल रहा था। डिफेक्शन से बचने के लिए ये जो अमेंडमेंट लाई गई कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लाई गई। डिफेक्शन का क्या मतलब होता है, डिफेक्शन का मतलब होता है जब आप अपनी पार्टी एलिजेंस चेंज कर लेते हो आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। सपोज मेरे को कोई पार्टी थी, पार्टी ए, उसने ना मेरे को एक कैंडिडेट बनाया। अब मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रही थी, मैं जीत गई चुनाव, ठीक है, मैं सपोज बन गई हूँ, MP बन गई या MLA कुछ भी बन गई, इलेक्ट हो गई हूँ मैं। अब मेरे पास ना दूसरी पार्टी वाले लोग आते हैं, पार्टी बी वाले, वो कहते हैं मैडम आप हमारी पार्टी में चलो, हम ना आपको इतना पैसा देंगे और एक बहुत बड़ी पोजीशन देंगे अपनी पार्टी में। और मैं ललचा जाती हूँ, चली जाती हूँ मैं उनकी पार्टी में, जीतने के बाद चली जाती हूँ, इलेक्ट होने के बाद चली जाती हूँ। भाई ये तो मैंने गद्दारी कर दी है ना। तो यही वाली चीज हो रही थी। बहुत सारे MPs MLAs जीतने के बाद, इलेक्ट होने के बाद, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो डिफेक्शन में इंडल्ज हो रहे थे, या तो पैसे के लिए या फिर एक हाई मिनिस्टीरियल पोजीशन के लिए वो लोग अपनी पार्टी एलिजेंस, अपनी पार्टी को बदल रहे थे। तो इसी चीज को रोकने के लिए, इसी डिफेक्शन की प्रैक्टिस को रोकने के लिए संविधान को अमेंड करा गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। दूसरी चीज जो करी गई, Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals. It is mandatory for every candidate to contest elections to file an affidavit giving details of his property, criminal cases pending against him. अब बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है।
जैसे अभी आपने क्या देखा कि मनी और मसल पावर बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, राइट। जहां पर क्रिमिनल कनेक्शंस, बहुत सारे पैसे वाले जो लोग हैं उनको जो है चुनाव में खड़ा किया जा रहा है, उनकी मदद ली जा रही है, ऑल दैट। तो अभी इसी मनी पावर और क्रिमिनल्स की इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने के लिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो एपेक्स कोर्ट है, उसने एक ऑर्डर पास करा जहां पे ये मैंडेटरी हो गया कि जो भी कैंडिडेट जो कि एक चुनाव में खड़ा हो रहा है उसको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, जहां पर उसे अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, यानी कि कितना पैसा उसके पास है, कितने एसेट्स हैं, क्या नहीं है, क्या कोई क्रिमिनल केस तो पेंडिंग नहीं है उसके अगेंस्ट, कोई ये आ तो नहीं गया ये अपराधी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। एफिडेविट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसको एक साइंड डॉक्यूमेंट होता है, जिसको सबमिट करा जाता है एक ऑफिसर तक, जहां पे आप एक तरीके से कसम खा के बोल रहे हो, मैं कसम खा के बोलता हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ सच है, सच के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक स्वेयर करके बताना पड़ता है, साइन करना पड़ता है कि हाँ भाई ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल सही है। तो कितना पैसा है, क्या है, वो सारी डिटेल्स, प्लस क्या कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, तो ये सब आपको सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं। और तीसरी चीज जो करी गई, इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। साथ ही में बच्चों, इलेक्शन कमीशन जो कि इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, उसने एक ऑर्डर पास करा जहां पर ये कंपलसरी कर दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मेरी एक पार्टी है, वहां पे मुझे जो है, अगर सपोज मैं बोल रही हूँ कि यार इसको चुनेंगे उसको चुनेंगे, तो उसके लिए मेरे को ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कंडक्ट कराने पड़ेंगे कि सारे जितने भी पार्टी के लोग हैं उन सबकी सहमति के बाद जो है लोगों को चुना जाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कराना भी कंपलसरी कर दिया, और हर पार्टी को अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करने पड़ेंगे, ये भी कंपलसरी कर दिया गया। तो ये तो कुछ स्टेप्स है जो कि ऑलरेडी ले लिए गए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि सजेस्ट भी करी जाती हैं। अब कुछ सजेशंस की बात करते हैं, यानी कि कुछ सुझाव जो दिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। चलिए देखते हैं। A law should be made to regulate the internal affairs of political parties। सबसे पहला सुझाव दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी पहले, बाद में देश को तो डेमोक्रेटिक बाद में बनाएगी, पहले अपने तो खुद डेमोक्रेसी देख ले, ठीक है। तो एक ऐसा कानून होना चाहिए जिससे कि पॉलिटिकल पार्टी के जो इंटरनल अफेयर्स हैं, ठीक है, जो अंदरूनी मामले हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, ठीक किया जा सके। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू विमेन कैंडिडेट्स। सिमिलरली एक कोटा होना चाहिए विमेन का इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। तो बोला गया है क्योंकि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है पॉलिटिकल पार्टीज में वो काफी कम देखने को मिलता है, तो एक तरीके से मैंडेटरी कर देना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पार्टी में 1/3 जो टिकट्स हैं वो महिलाओं को दे। साथ ही में जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है पार्टी की, उसमें भी महिलाओं के लिए कोटा होना चाहिए, एक रिजर्वेशन होनी चाहिए, ताकि उनका भी व्यू पॉइंट दर्शाया जाए, उनका भी व्यू पॉइंट दिखना चाहिए। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। अब होता क्या है, कुछ पार्टीज के पास तो बहुत पैसा है, कुछ पार्टीज के पास पैसा नहीं है, इसलिए बोला जा रहा है कि एक स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, सरकार पैसा दे आपको आपके इलेक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। इलेक्शन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए, ये सजेशंस करे गए हैं। उसके साथ साथ और भी कुछ ऐसी चीजें हैं, 2 और तरीके हैं जिसके थ्रू पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है। सबसे पहला है पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज डन थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस। बच्चों जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा ही बनना है कुछ बदलाव लाने के लिए। आप बाहरी रूप से भी पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशराइज कर सकते हो बदलने के लिए। तो कैसे आप प्रेशर पुट कर सकते हो कि अगर वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो आप लोग पिटिशन डालकर, पब्लिसिटी करके, थोड़ा बहुत ऐसे हंगामा करके, एजुटेशंस वगैरह करके, यू कैन एक्चुअली मस्टर सपोर्ट एंड इन्फ्लुएंस द पार्टीज कि आप प्लीज ये जो चीज नजरअंदाज कर रहे हैं इसके लिए कुछ कीजिए। तो दैट यू कैन डू। दूसरा तरीका है पॉलिटिकल पार्टीज तभी इंप्रूव हो सकते हैं, पीपल हु वांट चेंज कैन जॉइन देम। It is difficult to reform politics if ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it from the outside। सिर्फ बाहर से रह के आलोचना कर करके कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो therefore यहाँ पे बोला जा रहा है कि तभी जो है बदलाव लाया जा सकता है। अगर आपको कोई बदलाव लाना है और आप जो है बदलाव लाने के लिए जस्ट ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको भी उन्हीं की तरह बन जाना है। आपको पता है कि कोई लीडर खराब है, पार्टीज खराब है, तो जरूरी नहीं है कि वैसा बन जाना है, ठीक है। So if you want change, you can join political parties। बाहर से ही रिफॉर्म लेकर आना इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। इफ अगर आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ भले के लिए कर सकते हो, देश के भले के लिए कर सकते हो, सो गो एंड जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी एंड देन रिफॉर्म पॉलिटिक्स। ओके, बाहर से रह के कड़कड़ मत करो, ठीक है। तो वो वाली चीज है। आई होप कि ये चैप्टर सभी को क्लियर हो गया है।
हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर बहुत 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 प्यार से सारी चीज़ों को कवर कर लिया है बच्चों। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्या है, हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी है, हमारी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी हैं। उसके बाद हमने ये भी देख लिया है कि कौन कौन से चैलेंजेस ये फेस कर रही हैं, कैसे इनको रिफॉर्म किया जाने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं और कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप यू ऑल लाइक द चैप्टर। कैसा लगा जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो और लाइक कर दो और अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हाँ ठीक है, कसम खा लो कि हाँ मैम हम शेयर करेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज, सी यू।